नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीवीटी बेस एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए गणित के सेकेंड मॉडल प्रैक्टिस सेट से तीसरे पार्ट का क्लास आप सभी के बीच एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप सभी को हम सेकेंड मॉडल प्रैक्टिस सेट से 2 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पर और 2 पहले वाले क्लास नहीं किए थे, ठीक है, तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये क्लास करने के बाद आप लोग जा करके जरूर वो क्लास भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक इससे पहले हम लोग क्लास किए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरे सीरीज में क्लास करा रहे हैं। हम लोग 38 नंबर तक क्लास यानी 37 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं सेकेंड मॉडल पेपर में। ठीक है, अभी हम लोग जो है 38 नंबर के प्रश्न से शुरू करेंगे और एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, 38 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। प्रश्न को आप लोग पढ़िए। पहली 91 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। संख्या कितनी है दोस्तों? 91 प्राकृत संख्याओं का आपको बोल रहे हैं कि औसत ज्ञात करने के लिए। दोस्तों बहुत ही इजी में आपको ये प्रश्न बन जाएंगे। तो चलिए, इसके लिए आप सूत्र एक होता है दोस्तों, सूत्र आप लोग ये वाला याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करने वाला जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों n+1/2 होता है। ठीक है, तो वहां पे मेरा संख्या कितना था दोस्तों? तो n बराबर कितना था मेरा? n बराबर मेरा 91 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 91+1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि n+1/2 होता है, तो 91+1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 92 बटा यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 46 हो जाएगा। तो पहली 91 प्राकृत संख्या का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 46 हो जाएगा। तो 46 देखिए कौन से ऑप्शन होगा दोस्तों? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको अगर बोल दें कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है? तो n+1/2 वाला सूत्र आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 + 1/2 यानी 6/2, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसी तरह से आपको और भी प्रश्न पूछेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में, तो आपको बोल सकते हैं कि 10 प्राकृत संख्या का औसत याद करें, तो यही सूत्र आपको लागू करना है, n+1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको जो है वो संख्या निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है 39 नंबर का। ये भी प्रश्न बहुत ही इजी में आपको हम बताएंगे। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति एक पुस्तक का 200 रुपये में क्रय और फिर उसका 225 रुपये में विक्रय करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति है वो जो है 200 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और उसको 225 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको जब भी पूछे तो देखिए, आपको आसानी से आसानी तरीका में अगर आपको आसान से आसान तरीका में अगर आपको हल करना है, तो ये आपको सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। प्रतिशत लाभ बराबर दोस्तों सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये सूत्र अगर आप लोग लागू कीजिएगा तो प्रतिशत लाभ आपका बहुत ही आसानी से आप जो प्रतिशत लाभ निकाल पाइएगा। तो देखिए, वो व्यक्ति जो था दोस्तों, तो 200 रुपया में क्या किया कि पुस्तक खरीदा और 225 रुपया में बेच दिया। तो हमको क्या देना है कि विक्रय मूल्य की जगह पे हमको क्या देना है दोस्तों? 225 रुपया देना है। क्रय मूल्य कितना था? तो खरीदा था कितना में दोस्तों वो व्यक्ति? तो देख लीजिएगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिए, तो 200 रुपया में खरीदा था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? नीचा में फिर क्रय मूल्य ही देना है 200 रुपया। ठीक है, और गुना में आपको 100 से बोले हमको आपको गुना करना है। तो देखिए, ये 2 को 0 से ये 2 को 0 चला गया। ठीक है, चला गया। अब देखिए 225 में से 200 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 25 बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये बचेगा भाइयों 25 बचेगा, और 25 बटे सॉरी यहाँ पे दोस्तों, हाँ ठीक है 25 बचेगा, 12 लिख दिए थे हम। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक होता है। लेकिन तो आप 25 में अगर आप 2 से भागा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12.5 हो जाएगा। तो वो जो प्रतिशत लाभ हो गया उनको, तो 12.5% हो गया। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र हम लागू किए और यहाँ पे जो है मेरा सवाल सॉल्व हो गया। क्या हो गया? 212.5 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आपको और भी कोई सवाल पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों इसलिए आपको वो सूत्र याद रखना है। सूत्र आप फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। जैसे ही आपको प्रतिशत लाभ बोलेंगे निकालने के लिए, तो जितना में बेचा है, ठीक है, उससे आपको ये भी याद रखना है कि अधिक में बेचा है तो, और जितना में खरीदा है, और जो खरीदा है उसको नीचे में लिख दीजिए, ठीक है। अब बाकी आप जो है इसमें क्या कीजिए कि 100 से आप 100 से क्या कीजिए प्रतिशत निकाल दीजिए। 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 225 में से 200 घट गया तो 25 बचा। अब 25 में आप 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12.5% का इनको क्या हुआ कि लाभ हुआ। इस तरह से आपको दूसरा भी डिजिट रह सकता है। देखिए अब आपका इसी तरह से आपका 40 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 40 नंबर के प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक शहर की वर्तमान आबादी 80,000 है, यदि बढ़ोतरी दर 5% प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद उसकी आबादी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान आबादी है उसमें 5% प्रति वर्ष की वृद्धि की जाए, बढ़ोतरी की जाए, 3 वर्ष बाद जो है उस शहर की आबादी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आपको हम बताए थे, एक और प्रश्न आपको बताए थे, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कल बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको जैसे पूछेगा तो आपको बस एक ही सूत्र दोस्तों याद रखना है। सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र होता है दोस्तों मेरा ए बराबर, ठीक है दोस्तों, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे आपको 100, ठीक है। अब पावर में कितना होता है दोस्तों टाइम। यही सूत्र आपको याद रखना है जो हम लोग दोस्तों ब्याज निकालने के लिए कर रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो सूत्र का हम लोग प्रयोग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आपको शहर या किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज की राशि अगर दिया रहे कि इतना राशि का, तो आपको P होगा। अगर नहीं दिया रहे, ठीक है, अगर नहीं दिया रहे तो वो A होगा, ठीक है, वो A होगा, ठीक है, वो A होगा। ठीक है, तो देखिए जो मेरा शहर की जो आबादी है, ठीक है, जो शहर की जो आबादी है वो कितना दिया हुआ है 80,000 है, ठीक है, लेकिन उसमें वृद्धि कितना प्रतिशत हो रहा है प्रति वर्ष, तो 5% होता है, तो 3 वर्ष बाद उसकी आबादी क्या होगी। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो देखिए जो मेरा सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा P कितना दिया हुआ है, तो वर्तमान आबादी मेरा कितना 80,000 है, ठीक है, 80,000 है। तो ये सूत्र आता है 1 प्लस, तो रेट कितना है, बढ़ोतरी रेट कितना है दोस्तों, तो बढ़ोतरी रेट मेरा है 5%, बटे में क्या करिएगा 100, टाइम कितना है दोस्तों 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद न बोल रहा है कि उसकी आबादी कितना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अब आपको इनको देखना है, तो 5 से अगर आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 में कट जाएगा, बाकी 5 का 5, अब 5 यानी 20 पंच 100। तो देखिए 20 में इससे कीजिएगा गुना, तो 20 गुना 1 20 होगा, प्लस में 1 जुट जाएगा यानी 21 बटे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर आपका हो गया दोस्तों 80,000 गुने, ठीक है दोस्तों 21 बटे 20, ठीक है, 21 बटे 20 का आपको Q रहेगा, ठीक है, 21 बटे 20 का आपको Q रहेगा। बाकी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 80,000 गुने आपको 21 का Q है, तो 21 को आप 3 बार लिखिए, ठीक है, 21 को आप 3 बार लिखिए, बटे में 20 है तो 20 को भी आप 3 बार लिखिए, ठीक है, 20 को भी आप 3 बार लिख दीजिए। एगो 0 से एगो कट गया, फिर एगो 0 बच गया, एगो कट गो, फिर इससे ये। अब देखिए 2 से इसको काटिएगा तो 40 होगा, फिर कितना बचेगा, फिर 2 से काटिएगा तो 20 होगा, फिर 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 होगा। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है, 21 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों 441 होता है, और 441 में आप क्या कीजिएगा कि दोस्तों फिर 21 से आप गुना कीजिएगा, तो 1 से 21 का 21, अब फिर कितना हो जाएगा 2 से कीजिएगा तो 400 कितना हो जाएगा दोस्तों 882 हो जाएगा। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1 6 12 के 2 हाथ में 1 9 9261 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9261 गुने आपका कितना हो जाएगा, ये वाला आपका 10, ठीक है, ये वाला 10 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 92,610 3 वर्ष के बाद जो है उस शहर की आबादी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 92,610 क्या हो जाएगा दोस्तों, उस शहर की आबादी कितना हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष बाद उसकी आबादी कितनी होगी 92,610। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको और भी कोई प्रश्न पूछे तो आपको यही सूत्र याद रखना है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100। R की जगह पे जो बढ़ोतरी दर है वो रेट होगा, ठीक है,
रेट इसका कितना है 5% है। टाइम टी जो है ये हो जाएगा आपका समय, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका समय। और ये जो पी है, पी कितना हो गया, ये या तो आपको राशि रहेगा यहाँ पे या फिर आपको जनसंख्या रहेगा तो पी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये मिश्र धन है, ठीक है। तो ये जब ये सभी हो जाएगा तो यहाँ पे अगर 92,610 का बोलेगा कि 5 वर्ष पहले इसकी आबादी कितनी थी, तो इस तरह से आपको सूत्र पे ये सब लगा के आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में आपको रहेगा तो यही सूत्र आपको प्रयोग करनी है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे दोस्तों कि 980, ठीक है दोस्तों, 980 का 12% 450 का क्वेश्चन मार्क यानी 8% बराबर 30 का जो है 30%, ये कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न है तो इसको आप ऐसे आसानी से आप हल कीजिए। 980 गुना 12% का 12% है तो का मतलब होता है गुना, तो ये 12 दे दीजिए और नीचा में इसका कितना है 100 दे दीजिए, प्रतिशत में है ना तो इसको 100 दे दीजिए। बाकी माइनस में कितना है दोस्तों, तो माइनस में है 450, तो आप 450 गुना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका भी आप नीचा में 100 दे दीजिए, ठीक है। बाकी कितना है 227 का कितना है दोस्तों 30% है, ठीक है। तो बराबर में अब आपका हो जाएगा 227 का आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 30%, ठीक है। तो इसको अगर आप जो है बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकलेगा, तो देखिए आप हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो 100 का एलसीएम निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 100 का एलसीएम 21 होगा, इसका तो 30 सॉरी यहाँ पे जो है कुछ गलती कर दिए हैं हम, ठीक है। गलती क्या किए, देखिए कितना बड़ा गलती कर दी है। यहाँ पे हमको देना है 100, ठीक है, ये गुना में हमको 30 देना है, ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं तो ये सवाल गलती हो जाता अभी, ठीक है। तो ये आपको 100 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है बराबर में। तो बाकी ये 980, ठीक है दोस्तों, 980 गुना 12 है तो 12 ही रहेगा क्योंकि 100 का 100 एक ही ना हुआ। अब बाकी ये आपको 450, ठीक है दोस्तों, 450 क्वेश्चन मार्क दिया तो यही रह जाएगा। अब बाकी 227 गुना अगर आप जो है दोस्तों 227 गुना अगर आप 30 कीजिएगा तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा दोस्तों 6810, ठीक है दोस्तों, ये आपका आएगा 6810, ठीक है। तो अब देखिए ये 100 से ये 100 चला गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सीधा आ गया, तो सीधा आ गया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 98, 980 गुना 12 तो 98 और 98 गुना आप 12 तो ये हो जाएगा आपका कितना 11,760। हाँ ये आ जाएगा आपको 11,760 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 450 इंटू आपका क्वेश्चन मार्क बराबर ये हो जाएगा आपको 6810, ठीक है। अब देखिए अब आप जब इसको कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मार्क इधर ही रहेगा, बाकी आपका हो जाएगा उस साइड वो घट जाएगा जाकर के, ठीक है 6810। तो ये आपका हो जाएगा -450, ठीक है दोस्तों, -450 इंटू आपका ये क्वेश्चन मार्क तो अभी रहेगा ही क्योंकि इसका भी क्रिया नहीं कर रहे। बाकी आप 11,760 को उस साइड भेज दीजिए, 6810 से ये घट जाएगा, ठीक है दोस्तों, 68 से 10 से 11,760 अगर घट जाएगा तो ये आपका आएगा दोस्तों, ये आपको आएगा दोस्तों 4900, ठीक है दोस्तों, ये आपका आएगा 4900, ठीक है, 4900 आपको आएगा 50, ठीक है, 4950 आ गया आपका, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब आप काटिएगा 4950 को देखिए आप इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क यूं की यूं रहेगा, ये माइनस में निकलेगा दोस्तों क्योंकि छोटा संख्या से बड़ा संख्या घटा है, तो ज्यों कि तो रहेगा तो ये और माइनस और ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बाकी आपका 4950, ठीक है, 4950 में 450 तो एक बार में अगर काटिएगा तो एक बार अगर आप दीजिएगा तो 450 जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4 तो 5 फिर 450 यानी 11 बार में ये पूरा कट जाता है, ठीक है, 11 बार में ये पूरा कट जाता है। तो इसीलिए इसका जो है क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 11,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग 11 कहाँ है, 11 कौन ऑप्शन में है, तो 11 है आपका दोस्तों 3 नंबर के ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न में बहुत ही आसान है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, ए कमा बी एवं सी, ठीक है, ए कमा बी एवं सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए एवं बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तो बी एवं सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो बी का औसत भार क्या होगा। प्रश्न देखिए, ए बी एवं सी, ठीक है दोस्तों, एवं सी का जो औसत भार है वो कितना है, 45 किलोग्राम है। ठीक है, वो 45 किलो है। ठीक है, ए बी एवं सी का औसत भार कितना है दोस्तों, तो वो है 45 किलो। चलिए एवं देखिए यहाँ पे क्या है, ए एवं बी का औसत भार 40 किलो है। ठीक है, ए कमा बी का औसत भार कितना है दोस्तों, 40 किलो है। अब देखिए प्रश्न बोल रहे हैं कि बी एवं सी का औसत भार 43 किलो है। बी कमा सी का औसत भार कितना है दोस्तों, 43 किलो है। तो अकेले बी का औसत भार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है कि अकेले जो बी है तो इसका औसत भार कितना होगा, ये आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये प्रश्न आपको अटका सकते हैं, अगर आप लोग कभी नहीं सॉल्व किए थे तो ये प्रश्न आपको अटका सकते हैं। ए बी एवं सी का औसत भार यानी तीनों का औसत भार, ए बी एवं सी, इस ये कितना हुआ, 3 हुआ, तो 3 का औसत भार कितना है दोस्तों, 45 किलो। ठीक है, ए बी एवं सी ये कितना है दोस्तों, 3 हुआ, तो 3 का जो औसत भार है वो कितना है, 45 है। और ए एवं बी ये कितना हुआ दोस्तों, ये 2 हुआ, 2 मान के चलिए 2 आदमी हुआ, इसका औसत भार है 40 किलो। और बी एवं सी ये भी कितना हुआ, ये भी 2 हुआ, तो इसका जो औसत भार है ये कितना है, 43 किलो है। तो ये अकेले बी का औसत भार क्या होगा, अकेले बी का औसत भार आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको कुछ नहीं करना है, बाकी दोस्तों क्या करना है ये देखिए आप लोग को। तो बी का जो औसत भार होगा दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों बी का जो औसत भार होगा वो होगा दोस्तों ए कमा बी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सूत्र होगा, सबसे पहले देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, जो अकेले बी का जो औसत भार होगा तो वो हो जाएगा दोस्तों 40 गुना 2। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से ए में देखना है आपको दोस्तों कि ये जो बी है, ए एवं बी का औसत भार में कितना आदमी है, 2 है, तो 2 का 40 है, तो इसमें आपको क्या करना है, 40 में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 से आपको गुना करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ना है दूसरा वाला में। ठीक है, दूसरा वाला बी एवं सी में कितना है, इसमें भी 2 है, लेकिन बाहर कितना है, 43 है, तो आपको 43 में आपको कितना है, ए एवं बी 2 है, तो आपको 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। दूसरी बात है कि आपको अब क्या करना है, आपको घटाना है। घटाना है, किससे घटाना है, ए बी एवं सी का औसत भार कितना है, 45 है, तो 45 में कितना आदमी है, तो 45 में 3 है, ए बी एवं सी, तो ये आप घटा दीजिए। बाकी आप देखिए आपका आंसर आपके हाथ में है। तो अब देखिए आ गया 40 दूना 80, अब प्लस आपका कितना हो गया, 43 दूना 86, अब माइनस कितना हो गया, 45 तिया 135। ठीक है, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, 135 आपका आ गया। बाकी आप ये दोनों को जोड़िए तो 80 दूना 160, 166, अब माइनस कितना आ गया, 135, यानी ये जो आ गया आपको 135, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया तो 3, यानी ये ए अकेले जो बी का औसत भार होगा वो 31 किलोग्राम होगा, केजी होगा। ठीक है, अकेले बी का औसत भार कितना होगा दोस्तों, तो 31 किलोग्राम होगा। तो देखिए 31 किलोग्राम है, ऑप्शन कितना में है, 4 में है। तो देखिए इस तरह से आपको और भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलेगा आपको कि मोहन, राकेश और राजेश का औसत भार 45 किलो है। ठीक है, एवं मोहन और राकेश का औसत भार 40 किलो है, और राकेश और राजेश का औसत भार 43 किलो है, तो अकेले मोहन का औसत भार कितना होगा। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछेंगे। तो इसी तरह से देखना है कि जब ए और बी तीनों का औसत भार 45 किलो है, तो ये कितना हुआ, तीनों का औसत भार 45 किलो है। ठीक है, और बी ए एवं बी, ठीक है, और ए बी का जो औसत भार है
वो कितना है दोस्तों 40 किलो है। तो ये कितना हो गया, तो ये 2 आदमी है। और इसी तरह बी एवं सी कितना है, तो बी एवं सी भी कितना है 2 आदमी है, लेकिन इसका औसत भार 43 किलो है। तो जो तीनों का औसत भार है, ठीक है, जो तीनों का औसत भार है उसमें से आपको ये दोनों का जो औसत भार है इसको घटाना है। कैसे, तो जितना को मेंबर है उतना से उसमें गुना करना है। ए बी 2 मेंबर है तो 2 से गुना करना है, बी सी 2 को मेंबर है तो 2 से गुना करना है। अब बी सी ए रहता तो इसमें 3 से गुना करते, ठीक है। जितना मेंबर है उतनी से आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, एक दुकानदार अपने वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% छूट करने का दावा करता है, ठीक है। कोई दुकानदार है वो अपनी कोई वस्तु के विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य जो उस पर 10% छूट करने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 40% बढ़ाकर लिख देता है। अब देखिए ये कितना चालाक दुकानदार है कि कोई वस्तु है उस पर ये कितना करता है कि -10% छूट करता है, लेकिन चालाकबाजी ये क्या करता है कि प्रत्येक वस्तु पर जो है 40% जो है दोस्तों, ये 40% रेट जो है ये बढ़ा के लिख देता है, ठीक है। तो जब 40% ये बढ़ा के लिख देता है तो अब समझिए कि फिर भी ये कितना कर रहा है दोस्तों, तो फिर भी ये 30% का तो ये जो नफा कमा रहा है, फिर भी ये कितना कर रहा है 30% का नफा कमा रहा है। तो इसी सवाल को आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अब देखिए तो बढ़ाकर लिख देता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो देखिए आप लोग। देखिए दोस्तों, तो मान के चलिए जो वस्तु है उसका जो है, मान के चलिए वो वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों, मूल्य आप 100 मानिए, ठीक है, 100 रुपया है, ठीक है। वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों 100 रुपया है। चलिए इसको बढ़िया से हम लिख देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो समझने में। वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो दुकानदार क्या करता है कि वो जो है 10% छूट पर बेचने का दावा करता है। तो 10% अगर छूट करेगा तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 90 रुपया, ठीक है। 10% छूट करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये दुकानदार चालाकी क्या करता है, तो इसमें अंकित मूल्य क्या कर देता है दोस्तों, अंकित मूल्य इस पर जो कर देता है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य वस्तु का कितना कर देता है 140 कर देता है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या कर देता है वस्तु का 140 कर देता है। तो अब देखिए इसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो इसका आपको जो है क्या करना है कि लाभ प्रतिशत आप इसको निकालना है। तो देखिए दोस्तों प्रतिशत, तो इसीलिए दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों इसका जो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य यानी जितना इस पर ये मूल्य दिया है वही ना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य गुना, ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य गुना, और ये जो बनावटी मूल्य है ये हो जाएगा, तो अंकित मूल्य गुना प्रतिशत छूट, ठीक है। गुना कितना किया प्रतिशत छूट। अब बटे में आपको क्या लिखना है, अंकित मूल्य गुना प्रतिशत छूट बटे, इसमें क्या करना है कि इस पे आपको 100 देना है, प्रतिशत निकालना है। तो अंकित मूल्य दोस्तों इसका कितना कर दिया है, तो 140 कर दिया है, लेकिन छूट पर जो बेचा है वो कितना मूल्य में बेचा है, तो बेचा है 90 रुपया में, ठीक है। छूट करके 10% छूट करके कितना बेच दिया, वो 90 रुपया में बेच दिया। तो अब आप 100 से देखिए, एगो से एगो कट गया 0, एगो से एगो कट गया 0, अब बाकी 14 गुना 9 कितना होता है दोस्तों, तो 126 होता है। तो प्रतिशत लाभ आप निकालिएगा, तो प्रतिशत लाभ अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा मूल्य, तो दोस्तों देखिए क्रय मूल्य माइनस क्या होता है कि विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 126 हो गया। क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य था वस्तु का 100 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य वस्तु का कितना था दोस्तों, तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना हम लिखे थे, तो 100 रुपया लिखे थे, देख सकते हैं 100 रुपया लिखे थे, लेकिन बेच दिया कितना में, तो 126 में बेच दिया। तो यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 126 माइनस 100,
यानी आपका हो जाएगा 26%। यानी फिर भी वो कितना कर देता है कि 26% जो है वो वस्तु को बेच कर भी 10% की छूट पर वो कितना प्रतिशत कमाता है, तो 26% जो है वो वस्तु को बेच के कितना पैसा कमाता है, 26%। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 32 डिग्री कम है, तो कोण का माप है, कोई कोण है वो अपने कोण पूरक कोण से 32 डिग्री कम है, तो कोण का माप क्या होगा देखिए। तो देखिए दुकानदार वाला प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। तब तक में इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तभी ना हम नया प्रश्न यहाँ पे देंगे। तो देखिए प्रश्न अब यहाँ पे आप जो पढ़ के अभी सुनाए थे, एक कोण अपने अनुपूरक से 32 डिग्री कम है, कोई कोण अपने अनुपूरक से 32 डिग्री कम है, ठीक है, और कोण का माप है, तो कोण का माप क्या होगा ये प्रश्न बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे हल करना है, सर्वप्रथम जो पूरक कोण होगा दोस्तों, तो पूरक कोण क्या होगा, मान के चलिए x प्लस y 180 डिग्री होता है, पूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अनुपूरक बोल रहा है, तो वो कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको, ये आपको और देखिए कह रहा है अनुपूरक से 32 डिग्री कम है, तो ये इसको मानिए आप 32 डिग्री कम है, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 32 डिग्री होगा। ये समीकरण आपका 2 हो गया, ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे कितना होगा माइनस होगा, बाकी ये x से x अब चला गया, 2y बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका यहाँ पे 8 और 7 में से 3 गया, तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों, तो देखिए 17 में से 3 गया, तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 14 बच गया, ठीक है, 14 बच गया। अब इसको आप काटिएगा तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा आपका 74, ठीक है। इसको आप काटिए तो क्या हो जाएगा 74। तो देखिए 74 कौन ऑप्शन में है, तो 74 जो है मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न आपको आ गया है, प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये प्रश्न आप समझ गए। पूरक कोण अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका 180 डिग्री हो जाएगा, जो अनुपूरक कोण है वो कितना कम है, तो 32 डिग्री कम है। तो इसको ये समीकरण 1 समीकरण 2 मान के जो है ना इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है आप लोग को बेसिक से समझने का, जो है अब उसी को समझना है। यहाँ पे बोल रहे 32, 43, 72 में 4 के स्थानिक मान और प्रत्यक्ष मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 4 है, ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं तब आपको यहीं पे निकल जाएगा। तो देखिए 4 जो है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 पे 3 गो शून्य, 4 पे कितना 3 गो शून्य हो जाएगा, बाकी 4 का प्रत्यक्ष मान तो 4 ही ना होगा। तो ये जो अंतर बोल रहा है, तो अंतर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये 3900 गुना 3900 3900 क्या हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा, 3996 में 4 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3996, तो 3996 ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1 में आ जाएगा 3996, ठीक है, 3996 ऑप्शन नंबर आपका 1 में आ गया 3996, ठीक है। अब देखिए एगो और प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न आपको यहाँ पे देखिए यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा। 12 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिन लगाएंगे, ठीक है, करने में। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एगो सूत्र होता है दोस्तों M1 और D1, ठीक है, M1 D1 बराबर M2 और D2। तो M1 का मतलब हुआ कि कितना मेन लगा, ठीक है, कितना मेन, और D1 का मतलब हुआ कितना दिन, इसी तरह दूसरे दिन में दूसरे M1 D2 थे, ये पहला स्टेप का हो गया M1 D1, और देखिए तो अब दूसरा स्टेप क्या आया, और उसी काम को 8 आदमी कितने दिन लगाएंगे करने में, तो ये आ गया M2 D2। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसी M1 और D1 D2 पे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो है आपको आंसर निकल जाएगा। तो M1 की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, और गुना D1 की जगह पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा M2। तो M2 की जगह पे मेन कितना आ गया फिर से, तो ये 8 आ गया, और D1 कितना, तो D1 D2 तो मालूम है नहीं, ठीक है, M2 मालूम है क्योंकि M2 में 8 आदमी है, दूसरी बार 8 आदमी है, D2 मालूम नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों D2 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 गुना
24/8, तो 8 तिया 24, तो 12 तिया 36। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हो जाएगा 36। तो ये D2 यानी जो है 8 आदमी उसी काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, तो 36 दिन लगाएंगे। ठीक है, 8 आदमी उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे, तो 36 दिन लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब एक और प्रश्न है, इजी ही प्रश्न है। 30 घंटे में 690 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति क्या है। एक कार 30 घंटे में 690 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की गति क्या है, तो गति क्या हुआ, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी 690 है और समय कितना है, 30 घंटा है। 30 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6, 3 तिया 9, 23 तिया 69। तो कार की चाल के औसत गति क्या है, ठीक है, कार की औसत गति क्या है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए 7 इंटू पावर में 105 में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा, 7 पावर पहला 1 है, तो इसीलिए इसका इकाई अंक जब हो जाएगा 7 गुना 1, तो इसीलिए इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहीं तक के लिए आज की लीला को समाप्त करते हैं, आज की इस क्लास को। ठीक है, और हम आपको सेकेंड और 5 क्लास में ये सब भी बहुत ईजी है, पॉइंट वाला है, इसको आप लोग सॉल्व करके लाइएगा। 416.08 माइनस 107.09, तो इस घटा दीजिएगा, पॉइंट वाला है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। दूसरी बात है कि वही है 12 आदमी 18 महिला और 14 दिन में काम कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगे, वही D1 D2 और M1 D1 और M2 D2 वाला सूत्र पे ये भी सवाल आपको बन जाएंगे। तो आप लोग बना के लाइएगा, तो कल वाले क्लास में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।